नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में पूरा तमाशा चल रहा है भरपूर। बॉलीवुड की फिल्म जैसा रहस्य रोमांच है। वैसे नीतीश कुमार जी इतनी बार पलट चुके हैं कि अब पाटलिपुत्र की जगह पलटी पुत्र, पलटू राम और जाने क्या क्या उनका नाम रख दिया गया है। बिहार में आप जानते हैं चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार ने, लालू जी के साथ मिलकर सरकार बनी, फिर सरकार गिरा के बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी के साथ सरकार चली, फिर बीजेपी का साथ छोड़कर लौट आए आरजेडी के पास। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, खुद मुख्यमंत्री बने, लगातार पार्टनर बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी कुर्सी पर जमे रहे। भारतीय राजनीति का इससे शानदार उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस दल से उस दल में जाने का। और अब 2-3 दिन से लगातार खबर चल रही है कि फिर से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने वाले हैं। अब खबर चल रही है, हालांकि ऑफिशियल कोई बयान अभी तक नीतीश कुमार का आया नहीं है। कल हम चाहते थे इस पर एक लाइव करना, लेकिन फिर मुझे वही लगा कि जब तक नीतीश कुमार जी अपने मुंह से बोल न दे, मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि जब तक नीतीश कुमार जी का अपना बयान ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना, कुछ भी समझना बहुत विश्वसनीय नहीं होगा। ऑफिशियल बयान तेजस्वी का आया है। तेजस्वी ने बहुत साफ साफ कहा है कि इस बार सरकार गिराना इतना आसान नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब निकल सकता है? बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। पहला मतलब तो यह निकल सकता है कि नीतीश कुमार जी शायद बीजेपी के साथ जाए ही नहीं। दूसरा मतलब यह निकल सकता है, जो जहां मतलब यह निकाला भी जा रहा है, कि अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं बीजेपी के साथ, अगर वो फैसला करते हैं ऐसा, तो जेडीयू के काफी लोगों को तोड़कर आरजेडी में लाया जा सकता है। पिछली बार लालू जी जेल में थे, इस बार लालू जी हैं बाहर, और जेडीयू का शायद ही कोई ऐसा विधायक होगा जो डायरेक्ट टच में नहीं होगा लालू जी के। तो एक खेल किया जा सकता है। कांग्रेस साथ में है ही, वाम दल साथ में है ही, और भी पार्टियां हैं। अगर जेडीयू से कुछ लोग टूट के चले गए उधर, तो बड़े आराम से आरजेडी की सरकार फिर से बन सकती है। और इस बार जो नई सरकार बनेगी उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं होगी। नीतीश कुमार अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति से धीरे धीरे पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। एक पुराना बयान अमित शाह जी का लगातार चल रहा है, कल से सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर उस पर सुशील मोदी का बयान आ गया कि राजनीति में दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम जानते हैं कि उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वो किसी भी हिमंता बिश्वा शर्मा को ला सकती है, भले पहले उसी हिमंता बिश्वा शर्मा को गिरफ्तार करने की, उसके खिलाफ जांच करने की बात सीधे अमित शाह जी ने की हो, लेकिन वो हिमंता बिश्वा शर्मा बड़े आराम से बीजेपी में जाके सेट हो जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और राहुल गांधी को गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो दरवाजा बंद होने वाली कोई बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ फिर से गठबंधन हो। गिरिराज सिंह का बयान आया, पहले तो यह बयान आया कि दरवाजे बंद हैं उनके लिए, और दोबारा बयान आया कि नीतीश कुमार की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, 2025 में हमारी सरकार बनेगी। दरअसल उत्तर भारतीय राज्यों में बिहार इकलौता राज्य बचा हुआ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अभी तक सरकार नहीं बना पाई है। तो यह सपना तो हर भारतीय जनता पार्टी के नेता का होगा ही कि बिहार में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकें। यह अलग बात है कि अभी तक नीतीश कुमार के बिना वो सरकार नहीं बना पाए हैं। एक और बात इसी बीच में उठ के आई, केजरीवाल साहब का बयान आना शुरू हुआ। केजरीवाल साहब ने कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि केजरीवाल साहब जितने प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सत्ता में है, आसान काम नहीं है, लेकिन कह रहे हैं तो उसके पीछे हो सकता है कुछ सच्चाई हो। पहली सच्चाई तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है विधायकों को तोड़ के सरकार बना ली जाएगी। अब गिरफ्तारी वाली बात तो बिल्कुल संभव है। संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार है, उनकी जमानत नहीं हो रही है, सत्येंद्र जैन लंबे समय से गिरफ्तार हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि केजरीवाल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, ये सब तो यहां से बैठ के क्या कहा जा सकता है। यहां से बैठ के तो इतना ही कहा जा सकता है कि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है, और उसी मामले में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी बिल्कुल संभव है। एकदम संभव है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद सरकार गिराने की कोशिश भी लाजिम है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिल्ली में एक सर्वे करा लिया, बड़ी जल्दी सर्वे कराते हैं आम आदमी पार्टी, जितने सर्वे कोई पार्टी नहीं कराती है। तो फटाफट उन्होंने सर्वे करा लिया कि केजरीवाल साहब अगर जेल में जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या फिर उनकी जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और सर्वे का रिजल्ट भी पोस्ट कर दिया कि दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल साहब ही मुख्यमंत्री बने रहें। तो इधर यह सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी बीच बीच बयान आते रहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। यह सरकारें गिराने का खेल ऐसा नहीं है कि नया शुरू हुआ है, पहले भी सरकारें गिरती थी।
बहुत सारी जगहों पे हमने सरकारों को गिरते बनते देखा है 2014 के पहले भी, लेकिन 2014 के बाद जिस बेशर्मी के साथ ये सब होता है और गोदी मीडिया उसको लेकर जितना प्रसन्न होता है, वो थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है। गोवा में आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जानते हैं, कई जगहों पर सरकारें बाकायदा गिराई गई और ये कोशिश यहां पर भी हो रही है। अब मैं सोच रहा था कि आखिर राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और सारे चुनावी पंडित, सारी गोदी मीडिया ये कहने लगी कि राम जन्मभूमि अगले चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा होगा कि भारतीय जनता पार्टी बैठे बिठाए जीत जाएगी। अच्छा, उससे भी संतोष नहीं हुआ तो राम जन्मभूमि के बाद लगभग पूरे देश में अलग अलग जगहों पर दंगे भड़काने की कोशिश की गई। कहीं मस्जिद के सामने बाजा बजाया गया, कहीं कब्रिस्तान जला दिया गया, कहीं तेलंगाना में यह खबर आई थी कि एक मुस्लिम युवा को अकेले पकड़ के उसके कपड़े उतार दिए गए, उसके गुप्तांग में आग लगाने की कोशिश की। ये सारा कुछ हो रहा है। मैं कई बार बता चुका हूं, दोहराने का कोई मतलब नहीं है। यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो रही है। उधर कर्पूरी ठाकुर जी को बाकायदा भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वो एकदम आम जनता के प्रतिनिधि थे। यह अलग बात है कि उनकी जाति का जो वोट था वो चूंकि बिहार में बहुत कम था तो बहुत सारा वो कुछ नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, और दलित और पिछड़ी जाति के नेताओं ने ही उनकी टांग भी खींची। ये सारा कुछ इतिहास में है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मामला यह है कि कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण की बात लेकर आए थे तो सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने ही कर्पूरी ठाकुर का किया था। उसके बावजूद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया तो यह बात आई कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। खैर, किसी भी बहाने मिला तो अच्छा। कहना मैं ये चाह रहा था कि इतना सारा कुछ तिकड़म करने के बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है कि 2024 में उसकी सरकार केंद्र में आएगी, वो बड़े आराम से बहुमत जीत लेगी? ये भरोसा अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। वो क्यों चाहती है अलग अलग राज्यों में कि हर राज्य में हमारी सरकार रहे? जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, जिस तरह से बिहार में अब सरकार गिराने की कोशिशें दिख रही हैं, या केजरीवाल जिस तरह से कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं, ये क्यों हो रहा है? कभी सोचा है आपने? कल कई सारे मित्रों ने लाइव किया था यूट्यूब पर और कई सारे मित्र डिस्कस कर रहे थे। मैं ये वाला पॉइंट मिस कर रहा था कि आखिर सरकार गिराने की कोशिशें हो क्यों नहीं है? क्योंकि 2024 अब एकदम सामने है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसका पक्ष लेने वाले जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार तो उनकी आज ही बन गई है, चुनाव तो बस फॉर्मेलिटी है। तो इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद यह सरकार गिराने की कोशिश क्यों हो रही है? मैं सोच रहा था, और मैं इस बात पर पक्का नहीं हूं, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि मैं जो सोच रहा हूं वो कितना सही है, कितना गलत, आपको क्या लगता है? एक चीज होती है ईवीएम, जिसको लेके बवाल मचा हुआ है मध्य प्रदेश चुनाव के बाद से ही। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो लगातार इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अभी भोपाल में उन्होंने बाकायदा डेमो करके ये बात दिखाई कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इधर दिल्ली में कई सारे मानवाधिकार के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ। उनका यह कहना है कि ईवीएम जो है उससे हैकिंग पॉसिबल है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ इतना ही कर दीजिए कि 100% जो पर्ची निकलती है, वीवीपैट की जो पर्ची निकलती है, उसकी काउंटिंग भी करा दीजिए। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आप जब वोट देने जाते हैं, ईवीएम मशीन आपके सामने होती है, आप अपने, मान लीजिए कि XYZ 3 कैंडिडेट हैं, आपका पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो वाई है, आप वाई पे बटन दबाते हैं तो पर्ची निकले और पर्ची पे लिखा हुआ हो कि आपने वाई को वोट दिया है। वैसे बात ठीक है, जो आदमी वोट दे रहा है उसको पता चलना चाहिए कि उसने वोट किसको दिया है। जैसे पुराने जमाने में बैलेट पेपर था तो XYZ में अगर वाई पर आप मुहर लगाते थे तो आप देख लेते थे आपने वाई पर मुहर लगाया है, तो आप कॉन्फिडेंट होते थे। यहां आप बटन तो दबा देते हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि आपने जो बटन दबाया है उसी आदमी को वोट मिला है या किसी और को वोट मिला है। तो दिग्विजय सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि वीवीपैट की पूरी गणना हो जाए, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी तरह के आरोप लगाने की कोई बात बचेगी नहीं। आप बटन दबाएंगे, पर्ची निकलेगी, आप देख लेंगे कि हमने वाई को वोट दिया है, वाई को वोट मिला है, पर्ची मोड़ के आप घर चले जाएंगे और काउंटिंग में वाई को वोट काउंट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। उसके बाद सैम पित्रोदा टेक्नोलॉजी के महारत है उनके पास, कांग्रेस की जो ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो, उन्होंने कल एक जूम मीटिंग की और जूम मीटिंग में पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने भी तमाम सारे उदाहरण देकर फाइनली कहा ये
कि अब टाइम खत्म हो गया है इस बहस का कि ईवीएम हैक की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। बेटर हो कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अब चुनाव आयोग इस मामले पर सुनने को ही तैयार नहीं है। अभी इस वीडियो पर भी नीचे आप देखिएगा, ईवीएम का मैंने नाम लिया है, तो नीचे हो सकता है उसका एक डिक्लेरेशन आ जाए कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है। भैया आप दावा कर रहे हो ईवीएम पूरी तरह से सेफ है, हम मान लेते हैं, फिर वीवीपैट की गिनती में क्या दिक्कत है? वीवीपैट की पर्चियां अगर गिन ली जाए तो क्या दिक्कत है? हद से हद यही होगा ना कि जो रिजल्ट एक दिन में आ जाता है, वैसे भी 4-4 चरणों में चुनाव हो रहा है, 2-2 महीने चुनाव चलते रहते हैं, तो जो रिजल्ट 2 महीने एक दिन में आ रहा है, अगर वो रिजल्ट 2 महीने 3 दिन में आ जाएगा तो ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी, ऐसा कौन सा प्रलय आ जाएगा? कम से कम जनता का कॉन्फिडेंस तो बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो वजह बता रहा था, अब ये ईवीएम में कहां घुस गया। देखिए, अगर राज्य में आपकी सरकार होगी तभी आप ईवीएम के साथ कुछ कर पाएंगे। अगर राज्य में आपकी सरकार नहीं होगी, लोकल मशीनरी आपकी नहीं होगी, तो ईवीएम से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरी शंका है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर बताइएगा, मुझे डिटेल में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हमारी राज्यों में सरकार रहेगी, बिहार जैसे बड़े राज्य में हमारी सरकार रहेगी जहां से लोकसभा में काफी सीटें आती हैं, तो ईवीएम हम थोड़ा खेल कर सकेंगे। दिल्ली में अगर सरकार रहेगी, 7 एमपी चुने जाते हैं यहां से, तो ईवीएम में हम थोड़ा खेल कर सकेंगे। कहीं ये तो नहीं है? ये हो सकता है। मतलब जब आप सोचना शुरू करते हैं तो कई बार लगता है ये हो सकता है कि राज्य सरकार आपकी रहे, राज्य में आपका मुख्यमंत्री रहे, तो डीएम से वही डीएम उसी की सुनेगा, बाकी सारी मशीनरी उसी की सुनेगी और आप जो चाहेंगे चुनाव में कर सकेंगे। पहले बैलेट पेपर्स की लूट होती थी, पहले कब्जा हो जाता था पूरा का पूरा, जो जहां वोट पड़ता है पूरा का पूरा एक क्षेत्र पे कब्जा हो गया, वहां गए अपने लोगों का बैलेट पेपर मरवा दिए, जिनका वोट है वो बेचारे वोट में शामिल ही नहीं हो सके। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ईवीएम को छोड़ दीजिए, पिछले चुनाव में लगातार यह आरोप लग रहा है कि जो लोग, ऐसा लगता है जो इलाके भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, उनका वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया जाता है। अच्छी खासी, मान लीजिए एक विधानसभा में अगर 2-3 हजार लोगों का नाम भी काट दिया गया तो वो रिजल्ट पे बड़ा असर करते हैं। अब ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप राज्य सरकार में हो। अगर ईवीएम को हम छोड़ भी दें तो राज्य सरकार अगर आपकी है तो आप इलेक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने हिसाब से करवा सकते हैं, अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग पहले ही कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद, इतना सारा शोर मचाने के बावजूद, मोदी जी की गारंटी, ये वो लगातार सारी बातें करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमको इस बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल ही जाएगा। और उसके कारण है, दक्षिण पूरा हाथ से निकल चुका है और बुरी तरह से हाथ से निकल चुका है। दक्षिण में आज भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सत्ता में नहीं है। तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, केरला को छोड़ दीजिए, कहीं भी वो सत्ता में नहीं है। कर्नाटक में भी उसकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, कांग्रेस ने अभी उसको बुरी तरह से चुनाव में हराया है। आगे आप ले लीजिए उत्तर पूर्व का पूरा इलाका जो है, मणिपुर में जिस तरह से 3 महीने दंगे चले हैं लगातार, अब तो 4 महीने दंगे चले हैं, जिस तरह से वहां पे खून खराबा हुआ है उसका असर पूरे उत्तर पूर्व पे पड़ा है। तो उत्तर पूर्व से जिस तरह से सीटें आई थी, हो सकता है वो भी सीटें कम हो जाए। बंगाल में ममता दीदी हैं ही, हालांकि बंगाल के बारे में, बंगाल में गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा कोई नहीं जानता, फाइनली क्या होगा, ममता जी क्या करेंगी कोई नहीं जानता। लेकिन बंगाल में ममता जी के रहते बहुत सीटें तो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ममता जी का वहां पे अपना असर है और ममता जी साम दाम दंड भेद सब जानती हैं। उड़ीसा में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होने वाली है, बीजेडी जीतता है। हालांकि बीजेडी और बीजेपी में अब फर्क करना मुश्किल धीरे धीरे होता जा रहा है। बीजेडी फाइनली हर चीज में बीजेपी को सपोर्ट ही करता है, लेकिन अपनी सीटें जो हैं उड़ीसा से बहुत ज्यादा आने वाली नहीं है। ले दे के बचा यही इलाका, यूपी बच गया, बिहार बच गया, राजस्थान बच गया, मध्य प्रदेश बच गया, महाराष्ट्र बच गया, यही इलाके बच गए जहां पर ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती हैं, आ सकती हैं, जिससे वो सरकार बनाने की स्थिति में बड़े आराम से पहुंच सकती है। तो अब इन जगहों पर अगर कुछ उल्टा होता है, मान लीजिए बिहार में उसको सीटें कम मिलती हैं, राजस्थान में अगर सीटें कम मिलती हैं या मध्य प्रदेश में सीटें कम मिलती हैं, और ये सब हो सकता है। बहुत बार हुआ है कि विधानसभा चुनाव आपने, पिछली बार आप देखिए राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव जीता, लेकिन लोकसभा में एकदम सीटें नहीं आई। इस बार ये बीजेपी के साथ हो सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी चाहती है कि स्टेट्स में गवर्नमेंट रहे और वो किसी भी तरह इलेक्शन मशीनरी को पूरी तरह से कंट्रोल में रखे। यह एक बड़ी वजह हो सकती है जिस तरह से बिहार में अफरा तफरी चल रही है। हालांकि बिहार में जो अफरा तफरी चल रही है उसका नुकसान यह हुआ है, नुकसान तो क्या कहें, उसका एक परिणाम यह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने साथी हैं
वो जरा सा भड़बड़ाए हुए लग रहा है। जीतन राम मांझी के लगातार बयान आ रहे हैं, कभी इधर से कभी उधर से। एक बार उन्होंने कोई बयान दिया, फिर एक बयान आया जिसका मतलब ये है कि अशोक चौधरी के दामाद को सेट करने के लिए नीतीश कुमार सारा ये कुछ कर रहे हैं। उधर पासवान जी जो हैं वो बहुत परेशान हैं। अब रामविलास पासवान जी का एक जमाना था जब कम से कम उनकी कुछ सीटें पक्की थी, कुछ इलाके पक्के थे, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं, चाचा पहले ही पार्टी से उनको बाहर निकाल चुके हैं, चाचा पहले ही उनसे अलग हो चुके हैं और चाचा के साथ सारे के सारे एमपी जा चुके हैं। बचे हैं वो अकेला चिराग बचे हैं वो। और अकेले चिराग के लिए एक एमपी की सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। बीच में दुखी हो गए, नाराज हो गए, उनको घर से निकाल दिया गया था, रामविलास जी वाले घर से निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर लौट के रोग आके फाइनली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे। अंगद सुग्रीव क्या क्या खुद को बताते रहते हैं, हनुमान अंगद सुग्रीव जो आता है मन में बताते रहते हैं वो। अब उनकी दिक्कत यह है कि कहीं उनकी लोकसभा सीट चली गई तो राजनीति खत्म हो जाएगी। चाचा साथ आने वाले नहीं है, पार्टी साथ है नहीं, एक लोकसभा है और एक पिता का नाम है जिसके भरोसे अपनी राजनीति चलाने के बारे में सोच रहे हैं। और नीतीश कुमार की वो लगातार आलोचना करते रहे भारतीय जनता पार्टी के करीबी दिखने के लिए। होता क्या है, आपको भारतीय जनता पार्टी का करीबी दिखने के लिए जो उस समय भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन है उसको गाली देना पड़ता है। तो वो बेचारे लगातार नीतीश कुमार को गाली देते रहे, लगातार नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे। अब अगर नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उसके साथ सरकार बना लेते हैं, तो चिराग पासवान मतलब न 3 के होंगे न 13 के होंगे। उसके बाद उनको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, सीट मिलेगी तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आगे की पॉलिटिक्स क्या होगी उनको कुछ नहीं पता है, तो वो परेशान होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी में गिरिराज सिंह जैसे लोग शायद इसलिए परेशान हैं कि वो सपना देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में खुद से आती है तो 2025 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब नीतीश कुमार के रहते ये पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, मुख्यमंत्री बने रहना उनके जीवन का ध्येय है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, जेडीयू थोड़ी बहुत सीटें लाती हैं, तो भी शर्त तो यही रखेंगे कि मुख्यमंत्री हमको बनाओ। मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो ऐसे चिपक गए हैं जैसे, अब जो भी आप सोचना हो सोच लीजिए, मैं कोई बुरी उपमा नहीं देना चाहता। तो जब तक नीतीश कुमार से बीजेपी का अलायंस रहेगा तब तक गिरिराज सिंह जैसे लोगों का सपना पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग परेशान हैं। लेकिन इस बार सच में लग रहा है कि यह सब इतना आसान नहीं होगा। एक तो तेजस्वी एक बड़े नेता के रूप में बिहार में उभरे हैं। हालांकि तेजस्वी वाला जो बयान है कि इस बार इतनी आसानी से पलटा नहीं जा सकता, इस बार इतनी आसानी से ताजपोशी नहीं होगी, उसमें दम तो है। पहली बात तो यह कि जेडीयू के अलावा भी आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टी मिलाकर इतने उनके पास हैं लोग कि जेडीयू से अगर थोड़े भी लोग तोड़े जा सकेंगे, जो बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। जेडीयू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, तो सरकार बन सकती है आरजेडी की नंबर 1। ये भी खबर आ रही है कि आरजेडी किसी दलित चेहरे को सामने कर सकती है। नंबर 2, तेजस्वी ने जिस तरह से काम किया है, मैं लंबे समय से बिहार को देख रहा हूं, वहीं बगल का मैं रहने वाला भी हूं, बिहार के बॉर्डर पे ही मेरा घर है। तो बिहार में कभी नौकरियों को लेकर इस तरह की पहलकदमी नहीं की गई जिस तरह की तेजस्वी ने की है। जिस तरह से इतने सारे लोगों को नौकरियां बांटी गई हैं, उसका एक पॉजिटिव संदेश बिहार में युवाओं तक गया होगा और जनता के एक हिस्से को भी गया होगा। तो एक हिस्सा जरूर ऐसा होगा जो तेजस्वी को एक ऐसे नेता के रूप में सम्मान दे रहा होगा या एक ऐसे नेता के रूप में देख रहा होगा जिसने बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार पर उंगली रखी है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तीसरी बात, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लालू यादव जी इस समय बाहर हैं, अब वो जेल में नहीं है। चुनाव भले ना लड़ सकें लेकिन फोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। तो क्या होगा खेल, लालू जी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है। नीतीश कुमार खिलाड़ी हैं तो लालू जी उनके गुरु हैं, लालू जी उनके बड़े भाई की तरह हैं। एक ही राजनीति से दोनों लोग निकले हैं, एक ही पार्टी से दो अलग होकर 2 पार्टियां बनी हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से। बिहार की राजनीति है, बहुत सारे स्तरों पर राजनीति होती है, तो ये जो खेल होगा इतना आसान नहीं होगा। एक आखिरी बात, वहां के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो आरजेडी के हैं। राज्यपाल तो खैर भारतीय जनता पार्टी के नियुक्त किए हुए हैं ही, लेकिन जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के वो हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के। तो ये जो तोड़फोड़ वगैरह अंदर करेंगे, इधर से उधर जाने का करेंगे नीतीश जी, उसको इतनी आसानी से विधानसभा में पास भी नहीं करा पाएंगे। और आरजेडी के हैं तो आरजेडी अगर सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो उसमें उनका सहयोग मिलेगा। आजकल ये सच्चाई हो गई है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है उसको पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये सब तो अब किताबी बातें हो गई हैं। महाराष्ट्र से लेके और सारी जगहों पे हमने देखा है कि विधानसभा अध्यक्षों ने क्या भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में देखा है, हर जगह देखा है।
तो आने वाले टाइम में बिहार में ये एक बड़ा खेल हो सकता है, इधर से उधर हो सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक तो कम से कम बयान नहीं आया, इसके बाद अगर आएगा तो देखा जाएगा। प्लस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। बंगाल से भी खबर आई थी कि सिलीगुड़ी में शायद उनको जाने पर रोक लगाई गई थी, क्या कारण था डिटेल्स नहीं आए। और अब एक खबर यह आई है कि बिहार में जो ये यात्रा है इसका संयोजक बनाया गया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। यानी कांग्रेस बिहार को बहुत सीरियसली ले रही है और इस यात्रा का अपना असर होगा। देखना होगा कि जब यात्रा बिहार के अंदर पहुंचती है तो वहां सरकार में नीतीश कुमार होते हैं, कोई और होता है, नीतीश कुमार के साथ आरजेडी और कांग्रेस होती है या फिर बीजेपी होती है। ये दल बदल की जो राजनीति है, ये पलटने की जो राजनीति है, नीतीश कुमार उसके शायद सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अगर इस फील्ड में कोई मैन ऑफ द सीरीज होता तो वो नीतीश कुमार को मिलता। अब इस मैन ऑफ द सीरीज को बचाए रखने के लिए वो भाजपा के साथ जाएंगे या फिर अपनी ईमानदारी और अपनी सरकार और अपने गठबंधन को बचाए रखने के लिए आरजेडी के साथ ही रहेंगे, महागठबंधन में ही रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी। जब ये सब डिटेल्स आएंगी तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही। मेरे बगल में आप एक देख रहे होंगे बार कोड। इस बार कोड को स्कैन करके आप सीधे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ तो मेरी आवाज मजबूत होगी और मैं सत्ता और कैमरे दोनों की आंख में आंख डालकर लगातार सच बोल सकूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।